नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी बुक जंक्शन में, जहां हर किताब सुनाए अपनी कहानी। यहां हम करते हैं बेहतरीन हिंदी किताबों का रिव्यू, कहानी की गहराई में उतरकर आपके लिए लाते हैं किताब के वो पहलू जो आपको पढ़ने से पहले जानने जरूरी है। अगर आपको किताबों से प्यार है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारी हर नई बुक स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए किताबों की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही चर्चित कालजयी उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। जी। हमारे पास इस पे कुछ विश्लेषण हैं और कोशिश ये रहेगी कि इसके वो पहलू सामने लाएं जो इसे आज भी इतना ज़रूरी और झकझोरने वाला बनाते हैं। बिल्कुल। देखते हैं कि 1947 के उस उथल-पुथल भरे दौर की ये कहानी हमें आज क्या सिखा सकती है। हाँ, ये बहुत अहम है। 1956 में जब ये छपा, तो ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं था। ये जैसे इतिहास का एक भावनात्मक दस्तावेज बन गया। अच्छा। और इसकी सेटिंग, वो काल्पनिक गांव मानो माजरा, भारत पाकिस्तान सीमा पर, वो अपने आप में एक किरदार जैसा है। हाँ, मैंने भी सुना है। लेकिन असल कहानी तो उस वक्त की है 1947, वो साल जब विभाजन की आग सब कुछ जला रही थी। और ये समझना ज़रूरी है शायद कि वो माहौल कैसा था। हम अक्सर सिर्फ तारीखें याद रखते हैं ना, लेकिन उसके पीछे का जो इंसानी दर्द है वो। बिल्कुल सही कहा। 1947 सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं था, वो लाखों लोगों का विस्थापन था, भयानक सांप्रदायिक हिंसा थी, बरसों का भरोसा टूट रहा था। ट्रेन टू पाकिस्तान इसी माहौल को बहुत करीब से दिखाता है, बिना किसी लाग लपेट के। वो दिखाता है कि आम लोगों पर क्या गुजरी। लेकिन मानो माजरा की शुरुआत तो जैसा आपने कहा शांत थी, सिख और मुस्लिम साथ रह रहे थे। ये बदलाव कैसे आया? कहानी में वो कौन सा पल है जहां सब बिखर जाता है? हाँ, शुरुआत में मानो माजरा वाकई एक मिसाल जैसा था। सालों से सिख और मुस्लिम समुदाय एक साथ शांति से रह रहे थे। उनका अपना एक ताना बाना था। जी। लेकिन जैसे जैसे बाहर की दुनिया की नफरत, हिंसा की खबरें गांव पहुंचने लगती हैं, तो शक और डर पैदा होने लगता है। अच्छा, बाहर से असर आता है। हाँ, और जो असल मोड़ आता है वो है जब पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिमों से भरी एक ट्रेन गांव के स्टेशन पर रुकती है और फिर उस पर एक भयानक वहशी हमला होता है। ओहो। वो घटना जैसे गांव की आत्मा को, उसके ताने बाने को चीर कर रख देती है, शांति भंग हो जाती है। और इसी उथल पुथल, इसी तनाव के बीच कुछ किरदार उभरते हैं। जैसे जग्गा सिंह का जिक्र आता है, एक डाकू है, लेकिन कहानी में उसका किरदार काफी अहम लगता है। हाँ, जग्गा या जुगत सिंह बहुत दिलचस्प किरदार है। वो कानून तोड़ने वाला है, डाकू है, लेकिन उसमें एक अजीब सी नैतिकता है, एक हिम्मत है। और उसका प्यार नुरान, जो एक मुस्लिम लड़की है, वो इस बढ़ते तनाव के बीच जैसे मानवीय रिश्तों की एक नाजुक डोर को थामे रखने की कोशिश है। अच्छा, और इकबाल भी है कोई? हाँ, इकबाल सिंह, वो पढ़ा लिखा है, बाहर से आया सामाजिक कार्यकर्ता, आदर्शवादी है, लेकिन जमीनी हकीकत और अपने आदर्शों के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। और एक मजिस्ट्रेट भी है शायद, हुकुमचंद। जी, हुकुमचंद। वो सत्ता का प्रतीक है, लेकिन साथ ही विभाजन की त्रासदी के सामने सत्ता की बेबसी और शायद अपराध बोध का भी। वो देखता है सब होते हुए, पर रोक नहीं पाता। हाँ, या शायद रोकना नहीं चाहता। ये किरदार ही तो कहानी को इतना मानवीय और जटिल बनाते हैं। सही। तो इनके जरिए कौन से बड़े मुद्दे या थीम्स सामने आते हैं? क्या ये सिर्फ हिंसा की ही कहानी है या कुछ और भी है? देखिए, हिंसा तो है, और खुशवंत सिंह ने उसे बहुत बेबाकी से, क्रूरता से दिखाया है। उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये उपन्यास उससे कहीं ज्यादा है। ये सांप्रदायिक सद्भाव के टूटने की कहानी तो है ही, लेकिन साथ ही ये उन चरम परिस्थितियों में भी उभरने वाली इंसानियत और बलिदान की भी कहानी है। बलिदान, जैसे जग्गा का। बिल्कुल। जग्गा का अंत में जो कदम उठाता है, वो सिर्फ एक बहादुरी का काम नहीं है, वो उसके अपने अंदरूनी संघर्ष, शायद प्यार, शायद प्रायश्चित, उसका नतीजा है। अच्छा। ये उपन्यास मासूमियत के खो जाने का दर्द दिखाता है, और कहीं ना कहीं विभाजन की जो पूरी राजनीति थी, उस पर एक तीखी टिप्पणी भी करता है। और खुशवंत सिंह की लिखने की शैली, मैंने पढ़ा है कि वो बहुत सीधी और असरदार है। ये इस कहानी को बताने में कैसे मदद करती है? उनकी शैली वाकई कमाल की है, एकदम सीधी सपाट, कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, लेकिन सीधी चोट करती है।
संवाद बिल्कुल असली लगते हैं, जैसे आप मानो माजरा में ही खड़े होकर सुन रहे हो। और वो जिस तरह से ज्यादातर कहानी गांव वालों के नजरिए से दिखाते हैं ना, उससे पाठक सीधे उस माहौल के डर, उस अनिश्चितता में खिंच जाता है। ये यथार्थवादी कहानी को इतना शक्तिशाली बनाता है। इस सीधी शैली के बावजूद, जैसा आपने कहा, उपन्यास का जो भावनात्मक वजन है वो बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, लहजा ज्यादातर गंभीर है, उदास है, भारी है। आप पढ़ते हुए उसे महसूस करते हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं हल्का सा व्यंग्य भी झलकता है, जो हालात की विडंबना को और गहरा कर देता है। ये पाठक को सिर्फ महसूस नहीं कराता, सोचने पर भी मजबूर करता है। तो फिर आखिर में अगर हम देखें, ट्रेन टू पाकिस्तान का महत्व क्या है? आज के दौर में इसे क्यों पढ़ा जाना चाहिए? क्या प्रासंगिकता है इसके? देखिए, कई वजह हैं। साहित्यिक तौर पर तो ये भारतीय अंग्रेजी लेखन का एक क्लासिक, एक मील का पत्थर माना ही जाता है। जी। ऐतिहासिक रूप से ये विभाजन के मानवीय पहलू को, उस त्रासदी को समझने के लिए अनिवार्य किताब है। ये बताता है कि बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाओं का, नफरत की राजनीति का आम लोगों पर क्या असर होता है। सही बात है। स्कूलों और कॉलेजों में इसे पढ़ाया जाता है, ये भी इसकी अहमियत बताता है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बढ़कर ये नफरत के खिलाफ इंसानियत, प्रेम और संवेदना का एक बहुत शक्तिशाली आह्वान है। तो ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि इतिहास के एक स्याह अध्याय में इंसानियत की तलाश है, उसकी पड़ताल है। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी ताकतें नफरत, रिश्तों को तोड़ सकती हैं, लेकिन शायद पूरी तरह मिटा नहीं सकती। बिल्कुल। और ये हमें एक बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि जब ऐसे बड़े राजनीतिक, सामाजिक तूफान आते हैं, तो व्यक्तिगत नैतिकता, हमारी इंसानियत, उसकी क्या जगह रह जाती है? हाँ। उस परीक्षा में कौन पास होता है, कौन फेल, और उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? ये सवाल शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा, सोचने के लिए।